चलो आज हम देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का मतलब पता है क्या होता है? श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है सबसे पहले? अच्छा, तंत्र क्या है? तंत्र क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। देखो, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनमें लगभग अंग काम करते हैं, है ना? तो अगर बात एक अंग की है तो अंग कहा जाएगा, लेकिन उस किसी कार्य को करने में जब ढेर सारे यानी कई सारे अंग भाग लेते हैं तो उनको हम सामूहिक रूप से तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। अब जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन मतलब वायुमंडल से, वातावरण से वायु को ग्रहण करना और फिर उसे पुनः कहाँ वातावरण में मुक्त करना, यही तो है श्वसन। श्वसन कहलाता है। तो श्वसन में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अच्छा, अब श्वसन तंत्र में आज हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? मानव में श्वसन, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है, मतलब कौन कौन से अंग भाग लेते हैं ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ, कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं, यानी सांस लेने के हम ये देखेंगे कि सांस लेने के, श्वसन करने के कौन कौन से अंग होते हैं। अच्छा, किसी भी तंत्र को पढ़ने में एक अंग उसका मुख्य होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। जैसे अगर हम पढ़े पाचन तंत्र, बात करें पाचन तंत्र की, या फिर हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो इसमें एक तंत्र जो है, एक अंग जो है वो मुख्य होता है। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? हृदय है ना? ठीक वैसे ही जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी श्वसन तंत्र, उसका भी एक मुख्य अंग है। मतलब अंग तो कई सारे हैं लेकिन एक मुख्य अंग है जो कि क्या होता है? फेफड़ा। तो हम अब देखेंगे थोड़ा सा कि कौन सा जीव कहाँ से सांस लेता है। सभी जीव फेफड़े से ही नहीं सांस लेते हैं। कुछ जीव होते हैं जो फेफड़े से सांस लेते हैं, फेफड़े से श्वसन करते हैं, मतलब जिनका श्वसन अंग का मुख्य अंग फेफड़ा होता है। कुछ ट्रैकिया से सांस लेते हैं, कुछ बॉडी सरफेस मतलब शरीर की जो सतह है, ये सतह है ना, इससे सांस लेते हैं। कुछ गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स मतलब गलफड़ों से। तो ये तब तक देख लेते हैं, 1 मिनट, है ना? चलो देखते हैं। सबसे पहले फेफड़ा, श्वसन का एक अंग जो फेफड़ा है, फेफड़े से कौन सांस लेता है? सभी स्तनधारी। स्तनधारी मतलब क्या होता है? स्तनधारी का मतलब क्या हुआ? हाँ, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये इनसे बच्चे पैदा होते हैं, ना कि अंडे नहीं देते हैं, है ना? ये बच्चे देते हैं। तो जो स्तनधारी हैं वो फेफड़े से सांस लेते हैं, फेफड़े को अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। फिर श्वास नली जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, ट्रैकिया से कौन सांस लेता है? कीट। और फिर गलफड़ जिसको गिल्स कहते हैं, गिल्स से मछली जलीय जीव ज्यादातर कहाँ से सांस लेते हैं? गलफड़ों से। फिर आई बात त्वचा से यानी स्किन से, बॉडी सरफेस से कौन लेता है? मेढक। मेढक सांस लेता है, लेकिन मेढक की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो मुख्य होती हैं। मेढक त्वचा से कब सांस लेता है, और फेफड़े से भी ये लेता है। त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़े से भी सांस लेता है। तो त्वचा से कब सांस लेता है? त्वचा से लेगा भूमिगत होगा, या फिर विजिबल हो रहा है, जल में होगा। यानी भूमिगत का मतलब क्या होगा? भूमिगत का मतलब देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि मेढक ओढक जो है वो जहाँ वो गीली मिट्टी रहती है उसके अंदर घुस जाते हैं, बैठे रहते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन उन्हें वायु कहाँ मिल पाती है? तो फेफड़े से कैसे ले पाएंगे? तो वो श्वसन कहाँ से करते रहते हैं?
त्वचा से, और जल में भी ये त्वचा से कर लेते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर जब छोटे होते हैं, मेढक बहुत छोटी अवस्था मेढक की होती है, तब ये गिल्स से भी सांस लेते हैं। गिल्स मतलब गलफड़ से भी सांस ले लेते हैं। तो भूमिगत होते हैं तो त्वचा से, और फेफड़े से कब लेते हैं? जब भूमि पर होते हैं। भूमिगत मतलब भूमि के नीचे, और फेफड़े से कब लेते हैं? जब ये भूमि पर होते हैं। समझ रहे हो? ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाएं। देखो इसमें जो त्वचा वाला अंग है ना, त्वचा वाला अंग देखकर हम सोचते हैं काश मैं भी त्वचा से सांस ले सकता। क्या होता यदि मैं त्वचा से सांस ले सकता? क्या होता? अच्छा, अगर मनुष्य में भी यही होता तो कोई डूब के नहीं मरता। डूबने पर क्या होता है? क्यों? उसके अंदर पानी भर जाता है। तो जब वो सांस ले सकता तो मुंह नहीं, अपना मुंह बंद रखता, पानी कैसे अंदर जाता? लेकिन सांस के लिए हमें मुंह खोलना पड़ता है, और हवा के जगह पानी चल। अच्छा, जो गिल्स से सांस लेते रहते हैं जीव, वो क्या करते हैं? आप जो जल है इसमें ऑक्सीजन होता है ना, उसी से वो लेते रहते हैं। होता है कि नहीं? जल H2O भाई ऑक्सीजन होता है, लेकिन वातावरण की अपेक्षा कम होता है, वायुमंडल में ज्यादा होता है। एक बात और पूछी जाती है, चलो भी हम मनुष्य के जो श्वसन तंत्र बता रहे हैं इसमें बताएंगे भी। चलो देखो, मानव में जो श्वसन होता है वो दो प्रकार से होता है। मतलब ये क्रिया जो होती है दो चरणों में होती है। एक तो हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, वायुमंडल से हवा को अंदर लेते हैं। तो जब वायुमंडल से हवा को अंदर खींचते हैं तब इस क्रिया को कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। लेकिन जब हम अपने शरीर की वायु को वायुमंडल में छोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं? निःश्वसन। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब निःश्वसन यानी अंदर लेते, और एक्सपायरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये दो चरणों में पूरी होती है मनुष्य में श्वसन की क्रिया। अच्छा, अब एक बात और आती है कि जब हम श्वसन को मतलब वातावरण की वायु को अंदर करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं, खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, तब कौन सी गैस कितनी मात्रा में अंदर जाती है, और फिर जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस कितनी मात्रा में बाहर आती है। तो जो मुख्य गैसें हैं, सभी गैसों को नहीं, लेकिन जो मुख्य गैसें हैं उनको हम देख लेते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं वातावरण से तो हम कितने % नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? जो है वातावरण में वही तो ग्रहण करेंगे, इसमें तो सेम वही होगा, जो वातावरण में है वही हमें मिलेगा। तो वातावरण में नाइट्रोजन 78%। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी? 2 पॉइंट होता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ये होता है जब हम वातावरण से वायु को ग्रहण कर रहे होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की यही मात्रा होती है। अब वायु हमारे फेफड़ों को गई, फेफड़ों में जो रक्त आया था, रक्त शुद्ध हुआ, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी, वो कहाँ आ गई है? वायु में आ गई है, फेफड़ों के अंदर, है ना। और जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली गई है? ब्लड में चली गई। तो ये बात निश्चित है कि रक्त में मतलब जो हम सांस छोड़े हैं, बाहर किए हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई होगी। ये बात तो निश्चित है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया है और शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा गया है। किसमें? उस हवा में जो हम अपने फेफड़ों से बाहर छोड़ते हैं। तो जो नाइट्रोजन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 78% ही रहता है। फिर ऑक्सीजन है, ये घट जाता है,
इसकी मात्रा घट जाती। 21 था, ये 4% घट जाएगा तो कितना बचेगा? 17%। ऑक्सीजन जो हम वायु छोड़ते हैं ना, उसमें भी ऑक्सीजन होती है, ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें भी ऑक्सीजन होती है। कितने परसेंट? 17%। और अब ऑक्सीजन कम हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ गई होगी। 0.03% समथिंग यही होता है। 4%, 4.6%, 4.6% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड? किसमें? मतलब जो सांस हम बाहर छोड़े हैं, मतलब हवा, जिस हवा को हम अपने शरीर से बाहर किए हैं, उस हवा में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये अनुपात होता है, और जो हम वायु ग्रहण करते हैं उसमें ये अनुपात होता है। अब आप लोग जोर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जा रहे हैं भाई। अब इसके बाद आइए देखते हैं मानव का श्वसन तंत्र। मिटाएं? स्क्रीनशॉट हो गया? चलो देखते हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? नाक। अच्छा, मुख्य अंग क्या है? मनुष्य के श्वसन का मुख्य अंग क्या है? क्या है? फेफड़ा। और पहला अंग? नाक। नाक नहीं, नाक गुहा, जो नाक के छिद्र होते हैं, नोजल कैविटी, इसको अंग्रेजी में नोजल कैविटी कहते हैं। अब देखेंगे कि होता क्या है। नाक में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं ना। इनका क्या काम होता है? हाँ, ये वायुमंडल से जब हम सांस को अंदर, मतलब जो वायुमंडल की हवा है उसको जब ग्रहण करते हैं तो उसके साथ धूल के कण भी अंदर जाने का प्रयास करते हैं, जिसको वो रोक लेते हैं। जो रोए होते हैं, रोम होते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं, चिपकते नहीं, फंस जाते हैं, तो वो अंदर नहीं जा पाते हैं। तो छन्नी जानते हैं? छन्नी, नेट, नेट का काम करते हैं बाल। उसके बाद उसके थोड़ा अंदर जाने पर एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, नकटी। जब वो सूख जाता है ना, जब वो चिपचिपा पदार्थ सूख जाता है तो कभी कभी अपनी ये वाली उंगली डाल के अंदर से निकालते हैं नकटी। तो वही चिपचिपा पदार्थ जो सूख जाता है, तो उस चिपचिपे पदार्थ को कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस। उसका क्या काम होता है? उसका काम ये होता है कि जो धूल के कण फंस गए थे वो तो वही रोम में फंस गए हैं, उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं रोग फैलाने वाले, उनको क्या करता है? चिपका लेता है, क्योंकि चिपचिपा होता है ना, इसीलिए वो चिपचिपा होता है। तो जब चिपका लेता है तो वो अंदर नहीं जा पाते हैं। फिर उसके बाद नाक के बाद दूसरा अंग आता है ग्रसनी। नाक का काम समझ में आया? अब उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी को अंग्रेजी में कहते हैं फायरिंग्स, और यह एक ऐसा अंग है जो दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। एक तो भोजन, मुख के बाद भोजन को अगर कोई ग्रहण करता है तो वो कौन सा अंग है? ग्रसनी, फायरिंग्स। तो एक तो भोजन ग्रहण करने का काम हो गया ग्रसनी का। दूसरा श्वसन। नाक के बाद यानी नोजल कैविटी के बाद वायु कहाँ जाती है? ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी के बाद श्वास नली में जाती है, सांस जो वायु होती है। लेकिन यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। मान लो ये ग्रसनी है, मान लिया ये ग्रसनी है। यहाँ पर एक और इधर मान लो फूड पाइप है, ये वाली। ये क्या है? फूड पाइप, जिसको आप क्या कहते हैं? फूड पाइप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं पता? भोजन वाली नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आसोफगस, है ना। तो यहां पर ये है, मान लो पूरा ये इतना भाग ग्रसनी का हुआ। किसका भाग है? ग्रसनी का। तो अब यहां पर ग्लोटिस पाया जाता है ना। क्या है ये ग्लोटिस कहलाता है ये भाग। और ग्लोटिस पर एक ढक्कन लगा होता है,
ग्लोटिस पे एक ढक्कन लगा होता है, इसको इपीग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीग्लोटिस। इस इपीग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब हम वो बाहर से सांस ले रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, तब ये ढक्कन जो इपीग्लोटिस है, इसको एपिग्लोटिस है, ये कहाँ चला जाता है? मतलब जब श्वास का काम हो रहा होता है तब ये कहाँ चला जाता है? भोजन वाली, जो भोजन वाली पाइप है उस पर चला जाता है, ग्रासनाल पे। और जब भोजन वाला काम हो रहा होता है तब ये एपिग्लोटिस इधर चला आता है, कहाँ? श्वास नली। अच्छा, उसके बाद एपिग्लोटिस का काम समझ में आया? इसके थोड़ा नीचे यहीं पर होता है वॉइस बॉक्स, जहां से आवाज निकलती, तो ये तो इसमें पढ़ाएंगे नहीं, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और यहीं पर एक होता है टेटुआ, जिसको अंग्रेजी में एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल किसमें पाया जाता है पता है? पुरुषों में। महिलाओं में एडम्स एप्पल नहीं पाया जाता। ये वाला होता ना, ये ज्यादा विकसित होता है, तो एडम्स एप्पल पाया जाता। उसके बाद ये जो भाग आता है यहां से यहां तक का, इस भाग को कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली, यहां से देखो हम मिला दे रहे हैं उसको, श्वास नली। श्वास नली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अभी हम बताए थे कीट इसी नलिका से ही श्वास लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ट्रैकिया। इसको श्वास नली बहुत कम कहा जाता है, तो हमने बता दिया आपको। नहीं, इसको ज्यादातर नहीं, 100% यही कहा जाता है, ट्रैकिया ट्रैकिया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद मतलब जो वायु है ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया में भी बहुत छोटे छोटे संरचनाएं, सीलिया पाई जाती हैं, छोटी छोटी संरचनाएं। ये भी जो बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे कण आते हैं, उनको चिपका लेती हैं, जिससे कि फेफड़े के अंदर दूषित वायु न पहुंच पाए। उसके बाद फिर ये जो ट्रैकिया आपकी है, ये दो भागों में देखो बढ़ जाती है, बट गई है ना, एक ये। इन दोनों भाग को जो है क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। दोनों भागों को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ये और ये भाग, ये आपका ब्रोंकाई हो गया। अब ब्रोंकाई जो है वो कहाँ चला जाता है? फेफड़े में, जो हमारा मुख्य अंग है मनुष्य के श्वसन का, उसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। क्या? ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई वाली नलिकाएं हैं, ये फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब जब ये अंदर चली गई तब ये फेफड़े का भाग हो गया ना, तो अब अगला अंग कौन सा आता है? फेफड़ा। अब मानव के फेफड़े के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेंगे। ये जो नलिकाएं आई, इनको क्या कहा गया है? ब्रोंकाई। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा बाहरी संरचना देख लेते हैं फेफड़े की। तो मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? दो, लेफ्ट और राइट। अब ये दायां हो गया, ये भाग इसका दायां हो गया, और ये बायां भाग। अब दाएं फेफड़े की अपेक्षा बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है। ये देखो, दबा हुआ है कि नहीं? दबा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा छोटा होता है। क्यों? इसको हृदय को, जो आपका हृदय है, हार्ट, दिल, वो किधर होता है? थोड़ा बाईं ओर होता है ना। तो ये हृदय को जगह देता है, स्थान देता है, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और क्या है कि इसके ऊपर एक परत, दोनों फेफड़ों के ऊपर एक पतली परत पाई जाती है। एक पतली परत पाई जाती है, जिसे प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा जाता है कि फेफड़े, दोनों फेफड़ों के ऊपर जो पतली झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो दायां फेफड़ा है, इसमें कितने लोब्स होते हैं और बाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? तो चूंकि ये बड़ा है तो बड़े में ज्यादा लोब्स होंगे। लोब्स मतलब खंड, कितने खंड में विभाजित होता है। तो ये बड़ा है तो ज्यादा खंड होंगे। तो इसमें 3 लोब्स होते हैं। 3 लोब्स, 3 खंड होते हैं। ऐसे हो गए 3। समझ में आ रहा है? और इसमें सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। इसमें लिख रहे हैं 2 लोब्स।
LOBES, टूलोब, ये हो गया। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये गड्ढा है, गड्ढा होता है ना फेफड़े में, एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्डियक नोच। क्या कहते हैं? कार्डियक नोच, NOT। इसको क्या कहते हैं? कार्डियक नोच, हृदय वाला गड्ढा। फिर अब इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या होता है। ये जो अभी इसका क्या नाम बताया था, ये जो नलिकाएं आई है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे चल करके बहुत पतली पतली नलिकाओं में टूट जाती है ना? बहुत पतली पतली नलिकाओं में टूट जाती है। टूटने के बाद इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? इन नलिकाओं को कहते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। लिखिए, ब्रोंक्यूलस। क्या कहते हैं इनको? ब्रोंक्यूलस कहते हैं। ये छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाते हैं, इनको ब्रोंक्यूलस कहते हैं। दोनों इधर भी, यही इधर भी होता है ऐसे। अब देखो छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो गई ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस में विभक्त हो गई, ब्रोंक्यूलस में बढ़ गई। अब ब्रोंक्यूलस आगे किस में? जो ब्रोंक्यूलस है ये अंगूर के गुच्छे के समान क्या बनाता है? संरचना बना देता है। अंगूर के गुच्छे के समान संरचना बना देता है ऐसे। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? नहीं पता। एल्वेओली, एल्वेओली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वेओली, ALVEOLI, एल्वेओली। क्या कहते हैं? एल्वेओली कहते हैं। अच्छा, एल्वेओली जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम किसी अंग को पढ़ते हैं तो दो प्रश्न जरूर याद कर लेते हैं, उसके बारे में जरूर जान लेते हैं। एक तो इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? फेफड़ा है तो फेफड़े की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये जो है ये संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई यही है। जो फेफड़ा है, फेफड़े की संरचनात्मक इकाई यही है। या फिर ऐसे पूछ ले कि फेफड़े की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? हाँ, अच्छा, यही पर ये जो, अच्छा हिंदी में भी बता दे, इसको कूपिका कहते हैं। कूपिका कहते हैं। ये जो कूपिका होती है इसके ऊपर ही रक्त की जो केशिकाएं होती हैं आकर के मिलती हैं, तभी तो यहीं से ऑक्सीजन रक्त में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से जो हम सांस लेते हैं उसमें मिल जाता है। यहीं से प्रक्रिया होती है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का ऑक्सीजन, रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिलता है और वायु का ऑक्सीजन रक्त में मिलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो यहीं से रक्त का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन, बाहर का ऑक्सीजन रक्त में मिल जाता है। तो ये हो गया। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिख दे रहे हैं यहाँ कि इसका जो अध्ययन है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। फेफड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। और एक विशेष बात जो आपको हम बताना भूल गए थे भी ऊपर, कि जो ट्रैकिया होती है मांसपेशियों की बनी होती है ना। काहे की बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। तो जब हम सांस को खींचते हैं तो मांसपेशियों की बनी चीज कठोर नहीं होती है,
वो सिकुड़ सकती है। तो जैसे हमने सांस खींचा तो ये सिकुड़ सकती है कि नहीं? अगर सिकुड़ जाएगी तो हवा अंदर जा पाएगी? ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी कि नहीं? बंद हो सकती है। तो ये विचार नहीं आया आप लोगों के मन में? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये तो बंद हो जाती होगी। जैसे हम खींचते हैं, अभी हम सांस अंदर को खींचे तो ये बंद हो जाएगी, छोड़ने पर तो नहीं बंद हो सकती है, लेकिन खींचने पर ये पिचक जाएगी। पिचक सकती है कि नहीं? तो इसके लिए क्या होता है, इसमें सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले पड़े होते हैं। कार्टिलेज समझ रहे हो? उपास्थि, कार्टिलेज समझ रहे हो? उपास्थि, उपास्थि के क्या पड़े होते हैं? छल्ले पड़े होते हैं, इसीलिए पिचकती नहीं है। तो समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए पूरी तरह? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो क्लास आज की खत्म की जाए? चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।